फीमेल्स को सेफ्टी नहीं मिल रही है तो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी वी नीड टू कट आउट दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए हमारे लॉज में काफी सारे अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। और यहाँ पर जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो डोंट टेक इट पर्सनली, पर ये बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब भी न्याय की बात आती है तो हमेशा तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही सुनने मिलती है जज साहब के पास से। सो एक फीमेल को दूसरे दिन उठकर वापस काम पर जाना है, जब तक उसका फैसला नहीं आता वो क्या करे? Since there is no employer-employee relationship, political parties are not workplace. If I say कि आपका body structure अच्छा है, you're looking pretty, it may be a compliment. It may be a compliment, but I cannot say that you're looking sexy because that has completely different connotation. All the women who are watching this do know कि आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पॉश की रेमेडी है, आप उधर जा सकते हैं और आपके अधिकार मांग कर एक प्रोटेक्शन फील कर सकते हैं। भारत का अमृतकाल ये तभी साकार है जब आने वाले दिनों में हमें वर्क प्लेस पर इतनी ही औरतें दिखने मिले जितने आज मर्द दिखते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वर्क प्लेस सुरक्षित हो। इस वर्क प्लेस की सुरक्षा के लिए कौन से नियम लागू पड़ते हैं, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट कृपा श्याम व्यास। कृपा जी एक एडवोकेट है और प्रैक्टिशनर है इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ गुजरात। At the same time, she is also a posh trainer with different government entities as well as big corporates of India. A very warm welcome to कृपा जी। Thank you. आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रार्थनास POV पे, और आज हम आपके साथ फीमेल्स की सुरक्षा के लिए बात करने जा रहे हैं और वो भी वर्क प्लेस पर। सो इस टॉपिक पर हमें कुछ एनलाइटनमेंट चाहिए आपके पास से मैम। जी, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट ही अपने आप में एक बहुत ही महत्व का सब्जेक्ट है। और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आपने जैसे बोला कि अमृतकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट आई फील। जब हम बारे में बात करते हैं कि वर्क प्लेस पे फीमेल्स को कैसे सेफ्टी मिलेगी, व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी एंड वी से कि अगर फीमेल्स को सेफ्टी नहीं मिल रही है तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी वी नीड टू कट आउट दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए हमारे लॉज में काफ़ी सारे अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। Okay. पहले हमारे वहाँ पे इंडियन पीनल कोड एग्जिस्टेंस में था। ओके। नाउ इंडियन पीनल कोड इज नाउ रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। जी। ओके। तो भारतीय न्याय संहिता में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें इन जनरल भी महिलाओं का अगर हरासमेंट हो रहा है, उनके साथ में रेप हो रहा है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, उसको अगर हार्म पहुंच रहा है तो उससे उनका रक्षण कैसे करा जाए, इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करें तो उसका सेक्शन 75 है जो कि डील करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी महिला का इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली एट वर्क प्लेस, पर कहीं पे भी अगर उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं कि जिसने भी ये किया है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पर जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो डोंट टेक इट पर्सनली, पर ये बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब भी न्याय की बात आती है तो हमेशा तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही सुनने मिलती है जज साहब के पास से। सो एक फीमेल को दूसरे दिन उठकर वापस काम पर जाना है, जब तक उसका फैसला नहीं आता वो क्या करेगी? देखिए, जब हम स्पेसिफिक वर्क प्लेस के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि भारत में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। जजेस ऑल्सो डू नॉट वांट कि ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चले। हमारी न्याय प्रणाली है वो अभी भी एफर्ट्स कर रही है कि इस सिस्टम से जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला जो हमारा सिस्टम है, रेड टेपिज्म है, उससे हम जितनी जल्दी हो सके बाहर आए। जजेस ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट, लॉयर्स आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट पेंडेंसी ऑफ केसेस इतने ज़्यादा है। पर देर इज़ अ प्रोविजन कि अगर वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ सो डिफिकल्ट कि अगर जिसने मेरा हरासमेंट किया है मैं उसको रोजिंदा मेरे साथ में काम करते देखती हूँ, आई वोंट बी कंफर्टेबल। तो मेरे लिए जो फीमेल्स है वर्क प्लेस पे उनके प्रोटेक्शन के लिए देर इज़ अ सेपरेट लॉ। अच्छा। इट इज़ इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड पॉश एक्ट, पॉपुलरली नोन एज पॉश एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। Okay, so 3 things involved: prevention, Yes.
प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल। यस। ओके, वंडरफुल। तो कोई भी महिला पहले पॉश का एक्ट है उसके बेनिफिट्स ले सकती है जहाँ से उसको एक टेम्पररी प्रोटेक्शन मिल जाए, शुड आई से इट दैट वे, या फिर पॉश इज गुड इनफ फॉर परमानेंट प्रोटेक्शन एज वेल? इन माई ओपिनियन पॉश परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी काफ़ी है। अच्छा। बट देर आर टू साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स। जैसे आपने बोला कि हमारे वहाँ पे तारीख वाला सिस्टम है, हम कितना भी ट्राई कर ले, बट मैं जब सेक्शन 75 BNS के अंडर में पुलिस में कंप्लेंट फाइल करती हूँ तो दैट इज गोइंग टू टेक टाइम कंसिडरिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। बट पॉश एक्ट में टाइम लिमिट दिया गया है कि व्हेन आई फाइल द कंप्लेंट 3 महीने में उसका रिड्रेसल हो जाना चाहिए। ओके, ओनली 90 days आर ओनली 90 days। वाओ, यस, दैट साउंड्स गुड, साई ऑफ रिलीफ। डेफिनेटली सी इस एक्ट में यहाँ तक प्रोविजन है कि अगर जो आपका हरासमेंट कर रहा है उसको अगर कंपनी की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है, कोई ग्रेव इंसिडेंट है तो नौकरी से निकाल देने तक का भी प्रोविजन उसमें दिया गया है। ओके ओके। सो आपने एक टर्म यूज़ किया सेक्सुअल हरेसमेंट, इस टर्म को थोड़ा समझा पाएंगे आप? सेक्सुअल हैरेसमेंट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इन लेमन लैंग्वेज। अगर उसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो पॉश एक्ट है उसके सेक्शन 2N इसके डेफिनेशन को डील करता है। ओके। सेक्सुअल हैरेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एंड आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, विच मीन्स कि अगर अंदर दिया गया है कि अगर किसी लड़की को उसकी परमिशन के बिना टच किया जा रहा है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कोई कमेंट किया जा रहा है विच इज सेक्सुअली कलर्ड, इनडायरेक्टली सेक्सुअल मीनिंग को कवर किया जाता है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इट कुड बी वर्बल, बोल के हुआ हैरेसमेंट, इट कुड बी नॉन वर्बल, इफ आई स्टेयर एट यू दैट ऑल्सो कम्स विद इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो स्टेयरिंग जितनी छोटी तो नहीं बोलूंगी, बहुत ही ग्रेव है, बट स्टेयरिंग जितनी बात को भी हमारे लॉज ने कवर किया है। इट इंक्लूड्स वर्बल, इट इंक्लूड्स नॉन वर्बल, विजुअल हैरेसमेंट। अगर किसी ने, आजकल तो हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, पहले ऐसा होता था देयर वाज नोकिया 800, राइट, बट नाउअडेज एवरीबडी यूजेस स्मार्टफोन। हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से वर्क प्लेस से मैं घर पे चली गई, उसके बाद भी अगर कोई मुझे पोर्नोग्राफिक मटेरियल, मेरी ऑफिस का कोई कॉलीग मुझे शेयर करता है, ऑफेंसिव मटेरियल शेयर करता है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट गिना जाता है। सो नॉन वर्किंग आवर्स में भी yes, if the female is not comfortable with the kind of treatment she is receiving from any male colleague, yes, वो भी इसमें इंक्लूसिव सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में डेफिनेटली हो सकता है। जी, अगर आप कनेक्टेड हो उस पर्सन से बिकॉज ऑफ योर वर्क, क्योंकि अब हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स रहते हैं, जो सीनियर पोजीशन पे है उनके लिए तो कभी भी ऑल आवर्स आर वर्किंग आवर्स, ऐसा भी होता है काफी बार, राइट। हमारी भी बात कर ले तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। सो वहाँ पे ये वर्क प्लेस का डेफिनेशन जो है उसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। और वर्क प्लेस के डेफिनेशन को तो हम समझेंगे, पर आपने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन मुझे बताया कृपा जी, उसमें एक चीज़, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। एक टर्म आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है जिसे हम कहते हैं बॉडी शेमिंग। व्हेन समबडी बॉडी शेम्स, इज इट ऑल्सो कवर्ड? क्योंकि ये रिलेटिवली नया टर्म है, तो ये आई थिंक पॉश 2013 में आया, एंड आई थिंक बॉडी शेम इज अ वर्ड विच हैज़ बीन अ वर्ड, a terminology after 2013. Right. तो ये इंक्लूसिव होगा इसमें कि नहीं होगा? See, जब when I said कि I am proud to say that we have an inclusive definition. Law is ever changing, society is ever changing, and with the needs of the society, law को भी change होना पड़ता है। तो वो amended है? Amended नहीं बोल सकते हैं, बट जो inclusive definition है उसमें जो चीज़ें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है पर फिर भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में गिनी जा सकती है, तो उसको कवर किया है। विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी शेमिंग, क्या होता है बॉडी शेमिंग? सो व्हेन आई लुक एट समबडी, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, वो कैसा दिखता है उसको लेके अगर मैं कोई कमेंट करती हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट कमेंट इफ आई से कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, यू आर लुकिंग प्रिटी, इट मे बी अ कॉम्प्लीमेंट, it may be a compliment, but I cannot say that you're looking sexy because that has completely different connotation. And body shaming में काफ़ी बार ये भी होता है, अरे तुम मोटी हो गई हो, अरे तुम पतली हो गई हो। फीमेल्स के लिए मेटर्निटी है, PCOD है, PCOS है, स्ट्रेस के वजह से भी काफ़ी लोगों का वेट गेन होता है, राइट। सो बॉडी स्ट्रक्चर इज एवर चेंजिंग, एंड विथ फीमेल्स ये और भी ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ जजमेंट
देयर इज अ जजमेंट जहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था कि अगर किसी को आपने बॉडी शेम किया तो बॉडी शेमिंग भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है. Wow, so we already have a judgment on यस it. वी हैव अ प्रेसिडेंट जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि अगर किसी ने आपको बॉडी शेम किया यू कैन पुट फॉरवर्ड दैट केस कि कोर्ट्स भी ऐसा मानती है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है. इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये डिस्कशन है वो बहुत सारी फीमेल्स तक जाएगा, और जितनी भी फीमेल्स वर्क प्लेस पर जाती है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. कृपा जी, आई थिंक दिस इज़ वेरी एनलाइटनिंग. वर्क प्लेस पर जाने वाली फीमेल्स, वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस ये भी वापस से मैं आपको बताऊंगी इट इज ऑल्सो एन इंक्लूसिव टर्म. सी हम जनरल पैरेलेंस में बात करें वर्क प्लेस 3 तरीके से हो सकते हैं. फर्स्ट इज द प्राइमरी वर्क प्लेस. प्राइमरी वर्क प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप रोज काम करने के लिए जाते हो. सो जो लोग ऑफिस से काम करते हैं वो कंपनी की ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से काम करते हैं. दैट इज देयर प्राइमरी वर्क प्लेस. नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज के काम हम यहाँ पे करते हैं. तो काफ़ी सारे वैसे भी लोग हैं जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में काम करते हैं. करेक्ट. सो फॉर देम दे लॉग इन टू सम सर्वर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. हाँ. घर पे बैठ के काम करते हैं. उनका घर वो ऑनलाइन मीडियम भी उनके लिए. देयर इज अ डेफिनेशन वर्चुअल वर्क प्लेस. हाँ. जो भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं. नाउ इन दोज ईमेल्स समबडी मेड अ कमेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया है और मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ है, तो वो भी वर्चुअल वर्क प्लेस गिना जाएगा. ओके. एंड देयर इज थर्ड डेफिनेशन, थर्ड इंक्लूजन विच इज एक्सटेंडेड वर्क प्लेस. तो जब वर्क प्लेस के बारे में हम बात करते हैं, डेफिनेशन दिया, बट उसमें ये भी बोला गया कि एनी प्लेस विच यू विजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट गिना जाएगा वर्क प्लेस पे. Okay. इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटेंडेड यानी जो मेरा नॉर्मल वर्क प्लेस नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू सेल्स टीम, ऑलराइट, एंड आई विजिट माय क्लाइंट्स कंपनी. अभी मैं क्लाइंट के कंपनी पे गई हूँ, वो मेरा वर्क प्लेस नहीं है, बट मैं वहाँ पे क्यों गई थी? कंपनी के काम वर्क. यस, सो वो मेरा एक्सटेंडेड वर्क प्लेस हो जाएगा. ओके. ट्रैवलिंग, काफ़ी सारी कंपनीज है, दूर दूर लोकेशन पे रहती है. कंपनीज बस सर्विस भी प्रोवाइड करती है. यस. बस सर्विस में आप जा रहे हो, ड्यूरिंग द ट्रैवल अगर आपके साथ में कोई हरासमेंट का इंसिडेंट बन गया तो वो भी वर्क प्लेस गिना जाएगा. यस, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन में ट्रैवल फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है. नॉट ओनली कि आप घर से वर्क प्लेस पर जा रहे हो, पर वर्क प्लेस पर जाने के बाद कंपनी के काम से इतनी सारी बार आई हैव सीन सो मैनी फीमेल्स टुडे ट्रैवलिंग एट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एज वेल एज अब्रॉड. देर इज़ वन इंटरेस्टिंग डेटा कि जो इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक है, दैट ट्रैफिक इज़ एक्चुअली मोर देन द ट्रैफिक ऑफ एयरपोर्ट्स एट द प्लेसेस लाइक सिंगापुर. सो जब हम कहते हैं कि इतने सारे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं, सब तो घूमने नहीं निकल रहे. So a lot of people are traveling for their work. They need to have that peace of mind and their family needs to have that peace of mind. तभी जाकर ज़्यादा औरतें काम के लिए घर से बाहर निकल पाएगी. जी. अब ये वर्क प्लेस का आपने डेफिनेशन दिया, इसमें कुछ चीज़ें अभी भी मुझे मिसिंग आउट दिख रही है, वो मैं क्लैरिटी आपके पास से लेना चाहती हूँ मैडम. आजकल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं या एसोसिएशन ऑफ पीपल कह सकते हैं who come together for some purpose. Purpose could be anything. The purpose could be for business development. The purpose could be to help the society for some work. Now, ये सारे जो associations है, वो लोग जब किसी specific mission या work के लिए साथ में आते हैं और काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो employer-employee वाला relation नहीं आ रहा है. Right. So what about security of the females who are participating for these kind of work? And are they in the inclusive definition of workplace? Very good question. It's a very good question because ये पॉइंट का क्लैरिटी ना बहुत ज़रूरी है. जो आपने एग्जाम्पल दिया कि काफ़ी लोग हैं, दे कम टुगेदर फॉर सम पर्पस, राइट, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज. हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, आई एम पेइंग द मेंबरशिप फी. yes, आई एम पेइंग द मेंबरशिप फी टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पार्टी. वी ऑल कम फॉर द कॉमन पर्पस, yes, नेशनल इंटरेस्ट के लिए. हम हमारी पार्टी का प्रचार करने के लिए इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा हुए. इलेक्शन रिलीज यू मस्ट हैव वॉच्ड, कितने सारे लोग होते हैं. सो जब ज़्यादा लोग होंगे, चांसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट
is also high. Absolutely. But since there is no employer-employee relationship, political parties are not workplace. Oh. Yes. So there was, in this regard also, there was a judgment. The judgment was again from Kerala High Court. उसमें बोला गया था, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, इसलिए दे आर नॉट कवर्ड अंडर पॉश. इसके आगे ये जजमेंट आया था आई थिंक 2022 में. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL फाइल की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके. उसमें भी ऐसा सिमिलर चीज ऑब्जर्व किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, जो आपने एग्जांपल दिया कि अगर ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन है, यस, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, वॉलंटरीली आप जाते हो, यू आर नॉट अर्निंग एनी कंसिडरेशन आउट ऑफ इट, सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होने के कारण वो पॉश में नहीं कवर होगा. बट दैट डजंट मीन कि आपके पास रेमेडी नहीं है. हाँ. ऑफ कोर्स यू हैव BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंडर में आप सेक्शन 75 में कंप्लेन कर सकते हो. सो जो ब्रॉड बेस डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ देयर इज़ सम लैक इन द अंडरस्टैंडिंग. द डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू पॉश एंड गोइंग टू BNS स्टैंड्स एज, आप जब पॉश में जाते हो तो पनिशमेंट है उसमें. इट कुड बी इंक्लूडिंग कि मतलब बंदे को आपने काम से निकाल दिया, लूजिंग द जॉब और एनीथिंग लाइक दैट. सेकेंडली, इज देयर एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन इंक्लूडेड इन दैट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली पॉश, अगर हम सिर्फ पॉश के बारे में बात करें तो पॉश में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी? तो जिसने हरासमेंट किया है वो इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट अंडर द एक्ट. ओके. तो रिस्पोंडेंट को मैक्सिमम पनिशमेंट, बहुत सारी लीगल टर्म्स मुझे आज सीखने मिल रही है. रिस्पोंडेंट. ओके. यस. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट ने आपके साथ में हरासमेंट का इंसिडेंट किया है, कंपनी मैक्सिमम पनिशमेंट उसको दे सकती है कि उसको नौकरी से निकाल दिया. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्पनसेशन. हाँ. So there is also a provision for awarding financial damages to the aggrieved woman. जिसका harassment हुआ है, हाँ. उसको aggrieved woman कहते हैं. वहाँ पे word victim use नहीं होता. अच्छा जी. So जो aggrieved है, जिसके साथ में गलत हुआ है, जिसके साथ में harassment का behavior हुआ है, aggrieved ने ये incident के वजह से there is a possibility कि उसको कुछ additional medical expenses हुए हो. She might have fallen into depression. She might have fallen into anxiety. अगर हम बात करें कि मोलेस्टेशन था, जोर ज़बरदस्ती थी, she might have suffered some injuries. तो इंजरीज के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अगर वो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएगी, हेल्प सीख करेगी, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट फॉर फ्री डेफिनेटली. सो बिकॉज जो रिस्पोंडेंट था उसके हरासमेंट के एक्ट के वजह से ये लेडी को एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको एडिशनल स्ट्रेस हुआ है, उसके वर्क के ग्रोथ में कोई असर हुआ है. जैसे कि अगर मेरे बॉस ने हरासमेंट किया है मेरा एंड जस्ट बिकॉज मैंने उनको रिफ्यूज़ किया टू गिव सेक्सुअल फेवर्स, मेरा प्रमोशन होने वाला था पर हुआ नहीं. एंड आई थिंक ये एक कहीं ना कहीं पर, सो आई हैव हैड अ स्टिंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ फीमेल्स बैक ऑफ द माइंड कहीं पर उनको ये डर होता है कि अगर वो हाँ में हाँ नहीं भरेगी तो उनका प्रमोशन अटक जाएगा, उनका इंक्रीमेंट अटक जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो रिकमेंडेशन जाता है वो इमीडिएट बॉस से ही जाता है. और सबसे ज़्यादा जो खौफ होता है वो भी इमीडिएट बॉस से ही होता है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट है जनरली द वे दे फंक्शन इज़ कि हेड ऑफिस एक जगह पर स्टेशन है और ब्रांच ऑफिसेज जो है वो ऑल ओवर द कंट्री फैली हुई है. तो ब्रांच ऑफिस लेवल पर क्या हो रहा है उसके लिए हेड ऑफिस would always be taking the word or listening to what the authority at the branch office says. Right. And that is one of the reason why a lot of females जो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, या तो डायरेक्ट एक्सेस है पर उनको वो एक्सेस करने से कहीं पर डर लग रहा है कि अगर वो एक्सेस किया तो इमीडिएट बॉस है और वो मेरा क्यों सुनेगा, क्योंकि हेड ऑफिस वाला है वो उसका इमीडिएट बॉस है, उसके कनेक्ट में है ना. वो एम्प्लॉय को शायद पर्सनली जानते भी नहीं है. सो दिस एक्चुअली बिकम्स वन ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स का ये फीडबैक आता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है.
एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी. उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उस फीमेल पर नहीं आता, उसके प्रोफेशन पर नहीं आता, पर उसके साथ जुड़े हुए उसके पूरे फैमिली लाइफ पर आता है. और जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकली अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे फेस अ लॉट ऑफ trauma. So that was the reason why we actually wanted to talk and discuss on this, and who could have been a better person than you. आप एक पॉश ट्रेनर भी है कृपा जी, और जब आप अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश की अगर हम बात करें, सो इज़ दैट समथिंग विच इज़ अ नेचुरल अ कंपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर यहाँ पर कुछ लिबर्टी कॉर्पोरेट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं? पॉश एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. जब हमने एक्ट का पूरा नाम देखा था, इट टॉक्ड अबाउट प्रिवेंशन ऑल्सो, इट टॉक्ड अबाउट प्रोहिबिशन ऑल्सो, एंड इट टॉक्ड अबाउट रिड्रेसल ऑल्सो. Yes. So there is some mandatory provisions, and in certain aspects we can say that companies have liberty. So आपने दो चीज़ें पहले तो हाईलाइट की कि फीमेल्स काफ़ी बार क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, इफ़ आई रेज माई वॉइस इस पर्सन के अगेंस्ट में, पर्सन बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही पावरफुल है. क्योंकि पॉश का हम बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ज़्यादातर जो पावर डायनेमिक्स वाला सिचुएशन होता है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है. तो वैसे सिचुएशन में क्या करें? तो पॉश एक्ट में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो फीमेल्स को प्रोटेक्शन देते हैं. इसमें से पहली बात ये आएगी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या करना कंपलसरी है एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस. तो जब प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि उसको अटका देना, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही नहीं, कैसे हो सकता है? पहला कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क कल्चर को ही ऐसा बनाए जो कि रिस्पेक्टफुल हो. नाइस. राइट, विच बिलीव्स इन इक्वालिटी, because when you commit sexual harassment it is a form of discrimination. Yes. So when you promote equality, when you promote a culture of trust, sexual harassment नहीं होगा. Yes. अब ये कैसे करेंगे? सो प्रिवेंटिव मेजर है कि कंपनीज को मैंडेटरी अपना, या तो वो पॉश एक्ट को जैसा है वैसे ही एग्जीक्यूट करे, या फिर वो अपनी पॉश के रिलेटेड पॉलिसी बनाए. अच्छा जी. So company can form their own policies also. Yes. And when they are forming this policy, what are the things they have to take care of? सो पॉश एक्ट में जितना भी प्रोविजन दिया गया है, जैसे कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, you mandatorily have to formulate a committee which is called internal complaints committee. Okay. So this internal complaints committee deals with the complaints of sexual harassment. Overall compliance हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के साथ में हो गया, they'll be in charge of taking the complaint लेना, complaint respondent को भेजना, interviews conduct करना of the complainant respondent witnesses, and ultimately arriving at a conclusion कि सच में हरासमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. बिकॉज वी कैन नॉट, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइलिंग कंप्लेंट, वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट फॉल्स कंप्लेंट्स. सो सच में क्या हुआ है, हरासमेंट हुआ है नहीं हुआ है, ये फाइनलाइज करना. अभी किसी लड़की को देख के आंख मारना भी हरासमेंट है, किसी के साथ मोलेस्टेशन, जोर ज़बरदस्ती करना भी हरासमेंट है, उसके करियर में उसको आगे पहुंचने में दुविधाएं क्रिएट करना टू गेन सेक्सुअल फेवर्स, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है. कंटिन्यूअस ऐसा माहौल या ऐसे कमेंट्स करना जिससे उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट. यस, बिकॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट में दोनों चीज़ें आ जाती है. क्विड प्रो क्वो, मतलब कि दिस फॉर दैट, इट्स अ लैटिन टर्मिनोलॉजी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट. क्विड प्रो क्वो, जब मैं आपको कुछ ऑफर करती हूँ टू गेन सम सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम यू. ओके. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको प्रमोशन दूंगी इफ़ यू स्लीप विथ मी, या फिर मैंने आपको धमकी दिया अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर्स नहीं दोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी. सो दिस इज दिस फॉर दैट, आई एम ऑल्सो गेनिंग समथिंग, द हरासर इज ऑल्सो गेनिंग समथिंग, एंड जिसके साथ में हरासमेंट हुआ है शी इज ऑल्सो गेनिंग समथिंग. इट कुड बी अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इट कुड बी अ प्रॉमिस कि उसको खराब तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा. एंड देयर इज अनदर फॉर्म विच इज होस्टाइल वर्क एनवायरमेंट, व्हेन आपके काम का ही एनवायरमेंट ऐसा बना दिया विच इज आइदर स्केरी, इंटिमिडेटिंग, डरावना एनवायरमेंट है. अगर कोई मुझे, मैंने सेक्सुअल फेवर्स के लिए मना किया, उस बात को पकड़ के कोई मुझे कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, हरास कर रहा है एक ही बात को पकड़ के, या फिर कोई अगर मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैला रहा है, सिंस आई रिफ्यूज्ड, ऐसी अफवाह फैला दी दैट यू नो आई एम अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर. अगर ऐसा हुआ, फीमेल्स के लिए कुछ भी उनके अगेंस्ट में नहीं मिलता है, तो दिस इज़ द अल्टीमेट हथियार कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. प्रमोशन क्यों मिला ना, ज़रूर उसका कुछ
बॉस के साथ में या हायर अथॉरिटी में अफेयर होगा. सो मैनी लॉट ऑफ फीमेल हैव फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ट्रू. तो ये होता है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट. तो ये दोनों चीज़ों के लिए कंपनीज पॉलिसी बना सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए इन जनरल. नाउ दिस पॉलिसीज कुड बी मिनिमम पॉश एक्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पॉश एक्ट में एक प्रोविजन है. पॉश एक्ट में जितने सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंस्टेंस आइडेंटिफाई किए हैं उसको आप पॉलिसी में कवर कर सकते हो. उसमें से कम नहीं कर सकते हो. अच्छा. बढ़ा सकते हो पर कम नहीं कर सकते हो. पॉश में बोला है, पॉश एक्ट में बोला है कि जो कमिटी है उसको 90 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट करना है. यू कैन प्रोवाइड अ बेटर ट्रीटमेंट. यू कैन से कि नहीं हमारी कंपनी में अगर होता है तो 45 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए. वाओ. यू कैन मेक दिस प्रोविजन इन योर पॉलिसी बट यू कैन नॉट से कि वहाँ पे 90 डेज है, मेरी पॉलिसी में बना रही हूँ कि 120 दिन. ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं कर सकते. जी. ट्रू. ये वर्क प्लेस की हमने जो डेफिनेशन देखी, कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी देखे. एक सवाल दिमाग में आ रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल्स और कॉलेजेस, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टाफ होता है वो फीमेल होता है. मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं वो फीमेल्स होते हैं. मेल्स भी होते हैं पर फीमेल ज़्यादा जनरली यहाँ पर हमें देखने मिलता है. अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एक हमने बात कर ली. अगर ऐसा इवेंट होता है कि कॉलेज या जहाँ पर एक फ़ीमेल टीचर पढ़ा रही है, वहाँ पर अगर उसे कोई स्टूडेंट से हरेसमेंट होता है तो ये पॉश में कवर होगा. When we talk about educational institutions, especially higher education, तो हायर एजुकेशन में देर इज अ सेपरेट रेगुलेशन. यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अपना खुद का रेगुलेशन है रिलेटिंग टू दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल्स. उसमें दोनों ही चीज़ें कवर हो जाती है. ओके. सो अगर स्टूडेंट ने हरासमेंट किया किसी टीचर का, किसी टीचर ने स्टूडेंट का हरासमेंट किया, किसी प्रोफेसर ने, नाउ स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट का हरासमेंट किया, ये भी हो सकता है. यस. सो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, यूजीसी रेगुलेशन है 2015 की, वो गाइडलाइंस में ये सारे प्रोविजंस कवर्ड है. सो जो आपने बताया स्टूडेंट ने स्टूडेंट का हैरेसमेंट किया, ये स्टूडेंट अगर कंप्लेन करने आती है तो शी हैज़ टू गो अंडर यूजीसी. इट वुड नॉट कम अंडर पॉश या इट वुड बी अंडर बोथ? नो. अगर यूनिवर्सिटीज़ है, सी व्हेनेवर देयर इज़ अ जनरल लॉ एंड देयर इज़ अ स्पेशल लॉ. ओके. तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए. पॉश तो है ही, बट यूनिवर्सिटी की जब हम बात करें तो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए देयर इज़ अ सेपरेट लॉ. अच्छा. ओके. तो वो सेपरेट लॉ, सेपरेट लीगल प्रोविजंस विल प्रिवेल. उसमें करना पड़ेगा कंप्लेन. डन. और आपने जो बताया कि एक चीज़ ये है कि पॉश में जो मैक्सिमम रेमेडी है वो मैक्सिमम रेमेडी में आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, आपने उसके पास से फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की डिमांड की. हाउएवर यू फील दैट इट इज़ सो ग्रेव और दैट द पनिशमेंट हैज़ टू गो टू दैट लेवल कि उस बंदे को जेल होना चाहिए. जी. तो इन दैट केस ये पॉश में कवर नहीं होगा, उसके लिए उसे जाना पड़ेगा BNS. तो अभी फीमेल हैज़ टू मेक अ चॉइस कि वो पॉश में जाए कि BNS में जाए, या वो दोनों में साइमल्टेनियसली जा सकती. एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज अंडर पॉश जो रेमेडी दी जाती है दैट इज सिविल रेमेडी. पॉश में आपको जेल नहीं हो सकता. हाँ. पॉश डील्स विद सिविल रेमेडी. तो उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है? डैमेज, फाइनेंशियल डैमेज हो गया, नौकरी से निकाल दिया, तो आपको प्रोटेक्टिव राइट्स मिला कि वो चला गया, सो नाउ यू आर प्रोटेक्टेड. यू कैन वर्क इन पीस. आपके साथ जो गलत हुआ उसके लिए आपको फाइनेंशियल डैमेज भी मिल गया. ठीक है, ये एक चीज़ होता है. बट द इंसिडेंट प्राइमा फेसी, देयर इज अ टर्म इन लॉ, इट इज़ कॉल्ड प्राइमा फेसी. मतलब सीधी तरह से मैं इंसिडेंट को देख रही हूँ और देखने पे ही मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं ये तो बहुत ही ग्रेव है, ये तो बहुत बार ये भी तो हो सकता है ना कृपा जी कि मतलब कंपनी ने बंदे को निकाल दिया जी. अभी वो बंदा एकदम से मतलब खूंखार हो गया. राइट. ठीक है, और बाहर जाकर ना अब तो तू कंपनी में नहीं, मेरे को कंपनी के बाहर मिल, मैं तेरे को देख लूँगा. एंड दैट एक्चुअली बिकम्स मोर स्कैरी. डेफिनेटली. कि अभी तो मतलब कंपनी ने भी बोल दिया, अपने हाथ ऊपर कर लिए कि भैया जो हमसे होता है हमने कर दिया, बहना हमने तेरे को हेल्प कर दिया, ये कर दिया, उसको निकाल दिया, अब हम और क्या ही कर सकते हैं. सो इन दैट केस शी शुड टेक द रेमेडी फ्रॉम BNS, क्योंकि वहाँ पर उसको जेल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है. वो पॉश को इग्नोर भी नहीं कर सकती तब तक, तो दोनों जगह पर वो साइमल्टेनियसली जा सकती है. यस. साइमल्टेनियस कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड. आप पॉश के अंडर में कंप्लेन करो, पॉश में इंक्वायरी चलेगा, 90 डेज में इंक्वायरी ओवर हो जाएगा, उसका जो भी आउटकम आएगा
वो आउटकम फॉलो होगा या फिर उसमें अपील होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ पॉश आई कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अंडर BNS एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो कंप्लेनेंट कंसेंट देगी तो BNS के अंडर में भी कंप्लेन करना पड़ेगा. IC विल ऑल्सो फ्रॉम देयर साइड फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू पुलिस, रेलेवेंट पुलिस, जो भी अपना पुलिस स्टेशन आपको एप्लीकेबल होगा जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, वहाँ पे भी कंप्लेन एम्प्लॉयर कैन फॉरवर्ड द कंप्लेंट. पर यहाँ पे ये चीज़ है कि काफ़ी बार फीमेल्स को उसमें नहीं जाना है तो एम्प्लॉयर उसको मैंडेटरी नहीं बोल सकता, बट अगर उसका कंसेंट है तो ये भी हो सकता है. साइमल्टेनियसली बोथ प्रोसीडिंग्स कैन गो ऑन. Okay. And if the verdict at both the places are different, would either supersede the other? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई टेल यू. अगर पॉश में हम जब भी पॉश की कंप्लेंट को डील करते हैं तो उसमें जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस एक्ट. ओके, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में गवर्न होता है. तो वहाँ पे जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है. सो से फॉर एग्जाम्पल पॉश में इंक्वायरी चला एंड द आउटकम केम कि उसने हरासमेंट किया है. BNS में अगर केस फाइल हुआ है या अर्लियर जो IPC में केस फाइल हुआ था दैट वेंट ऑन इट. देखिए अभी आराम से 4-5 साल तो हो जाएगा. तो 4-5 साल के बाद अगर आउटकम ऐसा आता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस नहीं मिलने के कारण, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी बार ये भी हो गया कि चलो मेरे पास जो जितने गवाह थे वो गवाह ने पॉश की कमिटी में बोल दिया, बट बिकॉज ऑफ फियर वो शायद कोर्ट में नहीं आए बोलने के लिए, वो शायद पुलिस के पास नहीं आए बोलने के लिए और एविडेंस नहीं मिले. तो मुझे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. अगर उसमें ऐसा आउटकम आता है कि सबूत गवाह नहीं मिलने के कारण उसको हरासमेंट नहीं बोल सकते या फिर गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया, तो दिस हरेसर कैन नॉट गो टू द एम्प्लॉयर कि अभी मुझे इसमें निर्दोष करार मिल गया है तो मुझे आप वापस लो, या फिर वो 5 साल की मेरा सैलरी कंपेंसेशन दो. जी जी जी, बिकॉज दैट विल अगेन क्रिएट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल. एंड इफ वी थिंक इन अ जनरल सिनेरियो तो एम्प्लॉयर्स पे कितना लायबिलिटी बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली. सो साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीडिंग चलेगा और दोनों के आउटकम एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे. ये ज़रूरी था. जी. क्योंकि समझ में आ गया कि अगर वो सुपरसीड करेगा तो कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कि अरे यार काम चल रहा है, चलने दो, तुझे कंफर्टेबल नहीं है, मैं ही तुझे और कहीं पर नौकरी पर लगा देता हूँ, पर तू ना ये कंप्लेन मोड में मत जा. They would discourage in that case. Yes, employers will also be discouraged and ultimately females will also be discouraged. वो भी कंप्लेन नहीं करना चाहेगी. मेरा तो इंटरेस्ट यही है कृपा जी कि जो हम बात करते हैं कि हम ये जो अभी भारत का गोल्डन एरा देख रहे हैं और ये जो सपना हम सबकी आंखों में है, इसको पूरा करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट इज़ मस्ट. Active participation of women in creating a parallel economy which generates monetary benefit for the country is equally important. Definitely. And that is the reason why I actually wanted all the women who are watching this to know कि आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से काम पर जा सकते हैं. क्योंकि जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं, ये एक बात है कि हम तारीख पे तारीख कहकर थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं, पर बहना इतना भी बुरा नहीं है. आपके पास पॉश की रेमेडी है, आप उधर जा सकते हैं और आपके अधिकार मांग कर एक प्रोटेक्शन फील कर सकते हैं. तो कृपा जी, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट मोटा मोटा एक सेफ अम्ब्रेला है फीमेल्स के पास, राइट. इतने सालों में आपने इसका मिसयूज़ होते हुए देखा है. एंड इन माई लाइफ, इन माई वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के फॉल्स केसेस भी होते हैं.